हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी की। क्लास 10th वाले बच्चे इस चैप्टर के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं, करना कैसे है और क्या क्या करना है। 10 तरह की किताबें पढ़ते हैं, 10 तरह के नोट्स पढ़ते हैं, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं मात्र आपसे 20 से 25 मिनट लेने वाला हूं और आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं। अगर आपने एक बार इसे देख लिया तो मैं 100% गारंटी देता हूं आपको याद हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर देरी नहीं करते हुए करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है हम ये देखने वाले हैं। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज की। चार्ज क्या होता है? चार्ज सबने पढ़ा हुआ है। चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज एक ऐसा इनबिल्ट और इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का, जिसको अगर हम एक्साइटमेंट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहे हैं तो चार्ज का प्रोडक्शन हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं इट इज इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, it can produces, charge can be produces. That means we can define it easily. It is inbuilt or inherent property of matter. Matter which produces due to loss or gaining of electron, due to loss of gaining of electron, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेनिंग की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज को हम कैपिटल क्यू से इंडिकेट करते हैं। दिस इज व्हाट? दिस इज इंडिकेशन ऑफ चार्ज। और चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है? दैट इज कूलम। दैट इज कूलम। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। जो बच्चे न्यू है उसको वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अंत तक वीडियो में बने रहे ताकि उनको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। चलिए, तो देखा हमने चार्ज क्या है। चार्ज इज द इनबिल्ट और इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूसेस ड्यू टू लॉस और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं कहूं आपसे कोई एग्जांपल लेके बोलूं मैं, जैसे सोडियम है, Na है। अभी किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिकली ऑल एलिमेंट्स आर न्यूट्रल, मींस जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से उसमें कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है, चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा वहां पे चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो अभी यहां पे देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे -11 प्लस +11 कितना आ गया? 0। मतलब नेट चार्ज क्या आ गया? 0 आ गया। तो नेट चार्ज हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 होता है। उस पे प्रोड्यूस कैसे होता है? ड्यू टू एक्साइटमेंट या ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। जैसे मैं आपसे कहूं Cl-, यहां पे क्या हो रहा है? माइनस चार्ज क्यों आया? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? गेन हुआ या लॉस हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तो जहां पे गेन होगा
नेगेटिव चार्ज आएगा। Na प्लस मतलब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो गेन मतलब किसी कर्जा ले रहे हैं, माइनस चार्ज आ गया, और लॉस मतलब किसी को दे रहे हैं भाई, तो प्लस चार्ज है। हमारे पास ज्यादा पैसा है, प्लस में है, तो हम उसको दे रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो आपने देखा ये बेसिक चार्ज का। अब हम बात करने वाले हैं चार्ज का नेक्स्ट जो पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज है, इसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए, चार्ज मैंने अभी कहा ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्ज एग्जिस्ट। केवल दो तरह का चार्ज होता है, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। पॉजिटिव कब आएगा, मैंने क्या कहा, ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू गेनिंग नहीं, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव कब आएगा आपका, ड्यू टू गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब केवल हमें दो तरह का चार्ज ही एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने क्या कहा, Na प्लस क्यों आ रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। Cl माइनस क्यों हो रहा है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्लस चार्ज कब आएगा, माइनस चार्ज कब आएगा। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारा है, दैट इज कॉल्ड सेम चार्जेस रिपेल एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सेम चार्जेस रिपेल while opposite charges attract each other। अपोजिट चार्जेस जो होंगे क्या करेंगे, आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब सपोज करो प्लस प्लस चार्ज है, ये क्या है, सेम है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ये भी दूर जाएगा, ये भी दूर जाएगा। माइनस माइनस चार्ज है, ये भी क्या है, सेम चार्ज है, ये भी क्या करेगा, दूर दूर, मतलब ये भी रिपेल होंगे। बट प्लस और अगर माइनस चार्ज है, ये अपोजिट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, दोनों क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी पे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या है, तो टोटल चार्ज होता है बॉडी के ऊपर हमेशा इंटीग्रल, जो अलजेब्रिक सम होता है बॉडी का, वही क्या होता है आपका टोटल चार्ज होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे हम मैथ्स में एडिशन करते हैं, प्लस माइनस का ध्यान रखते हैं, यहां भी हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है। जैसे मैं कहूं ये पूरा हमारा सिस्टम है, इसमें -10 कूलम का चार्ज है, एक +5 कूलम का चार्ज है, एक -20 कूलम का चार्ज है, और एक +15 कूलम का चार्ज है। तो इस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा, हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, -10 +5 +15 -20। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, -35 और 20, ये कितना आ गया आपका, -15 कूलम। तो जो साइन है प्लस माइनस का, जैसे मैथ्स में हम एडिशन करते हैं, बिल्कुल यहां भी उसको फॉलो करना है। ये हो गया आपका थर्ड प्रॉपर्टी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज चार्जेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज है बॉडी के ऊपर वो कंजर्व रहता है हमेशा। मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे केवल ट्रांसफर होती है। जैसे मैंने स्विच ऑन किया, फैन चल रहा है, फैन से क्या आ रहा है, यहाँ पे फैन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी आ रही है, मैकेनिकल एनर्जी हमें एनर्जी मिल रही है, और हम आगे वर्क में कर रहे हैं, मैं आपको आगे पढ़ा रहा हूं, ये भी क्या है, एनर्जी दे रहा हूं। तो एनर्जी के फॉर्म में चार्ज भी स्टोर होता रहता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जो चार्ज है ये
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो हमारा क्या है, चार्जेज आर क्वांटाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइज। इसका मतलब ये है कि जो चार्ज होता है बॉडी के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। जिसमें मैंने अभी क्या कहा, Na प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपका 10 इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना हो गया, 10 इंटू ई। ऐसे ही हमारे पास मतलब 10 इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में चार्ज आ गया, तो 10 क्या हो गया आपका, इंटीग्रल मल्टीपल हो गया। वैसे ही यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसमें आता है 1 कूलम चार्ज पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। पेपर में क्वेश्चन आता है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब हमें इस फॉर्मूले से निकालना है एन। एन क्या हो गया, चार्ज डिवाइड बाई ई। चार्ज कितना है आपका, 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ई कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इतने इलेक्ट्रॉन आपका होंगे 1 कूलम के अंदर। इसका मतलब 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ी चार्ज होती है। क्लियर। चलिए, ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू इंड्यूस द चार्ज। चार्ज को आप इंड्यूस कैसे कर सकते हैं। चार्ज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इंड्यूस कर सकते हैं। अगर इस बॉडी पे चार्ज है तो मैं इस हैंड पे भी चार्ज ला सकता हूं, बाय रबिंग, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। तो मेथड जो है चार्ज इंड्यूस करने का, ये 3 मेथड्स है, इंडक्शन, कंडक्शन और रबिंग। रबिंग में क्या होता है, हमने एक चार्ज बॉडी लिया, इसके साथ अनचार्ज बॉडी को रब कर दिया, तो अनचार्ज बॉडी के ऊपर सेम चार्ज आ जाएगा। जैसे मान लो इस पे +5 कूलम का चार्ज था, तो इस पे अनचार्ज पे क्या आ जाएगा, -5 कूलम चार्ज आ जाएगा। पोलैरिटी उल्टी हो जाएगी और जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम हो जाएगा। इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में 2 ऑब्जेक्ट लिया हमने, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, और इन दोनों को रखा सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। जैसे मान लो यहां पे रखा मैंने, तो अगर ये वाला चार्ज है तो ड्यू टू इंडक्शन ये वाला भी चार्ज हो जाएगा, और इसके ऊपर अनचार्ज पे चार्ज के बराबर ही चार्ज प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी होगी वो चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी का मतलब ये हो गया, अगर इस पर 10 कूलम चार्ज है, इस पर कितना आ गया, -10 कूलम चार्ज। क्लियर सभी बच्चों को। चलिए, उसके बाद आता है कंडक्शन। कंडक्शन में सेम फिनोमिना होती है, बस ये कांटेक्ट में होता है। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कांटेक्ट में होते हैं, और ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज, कैसे चार्ज को इंड्यूस करते हैं आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सभी के घरों में आता है। इलेक्ट्रिक करंट बच्चे को सबको पता होगा कि घरों में एसी करंट आता है। अगर जिसको नहीं पता है, करंट 2 तरह का होता है, एसी और डीसी। एसी का मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है टाइम के साथ, लेकिन इसका क्या होता है, इसका चेंज नहीं होता, ये एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। कौन, डीसी। जो एसी करंट है कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मर, और डीसी बाय यूजिंग बैटरी। बैटरी के अंदर हमारा डीसी करंट होता है, और एसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या होता है, एसी करंट होता है। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है एसी और डीसी में। तो जो एसी है तो आपने देखा होगा, एसी के अंदर अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो देखा होगा प्लग मेरा ऐसे है, तो हम प्लग चाहे मैं ऐसे लगाऊं चाहे ऐसे लगाऊं, चार्ज होता है ना। लेकिन डीसी के अंदर ऐसा नहीं होता। जब तक उसमें प्लस माइनस का हम ध्यान नहीं रखेंगे, प्लस का प्लस में नहीं जोड़ेंगे, माइनस वाली वायर माइनस में नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारा चार्ज नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो एसी करंट है वो डायरेक्ट कनेक्शन आता है उसका। डीसी में +2+ -2- कनेक्शन।
क्लियर। चलिए अब हम बात करने वाले हैं एसी का एडवांटेज क्या है डीसी के ऊपर। एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक ऑफ एसी ओवर डीसी। तो एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है कि जो एसी करंट है बहुत ही सस्ता होता है। अगर हमारे घर में एक हम बल्ब जला रहे हैं 50 वाट का या फैन चला रहे हैं 50 वाट का, तो देखा सेकंड इट कैन इजीली ट्रांसफरेबल, इसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं 1.2 डिस्टेंस पॉइंट बाय यूजिंग ट्रांसफार्मर। अब होता क्या है, ट्रांसफार्मर तो सबके घर के आसपास होता नहीं है, मींस अगर देखा जाए तो बिजली घर काफी दूर दूर होते हैं, लेकिन सबके घरों में बराबर बिजली आती है। क्या रीजन है वहां पे? रीजन है एसी को हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं और उसमें एनर्जी लॉस भी काफी कम होता है। लेकिन बात करें डीसी की, तो डीसी के अंदर एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो हम अपने कमरे से बाहर लेके जा रहे हैं, बाहर गेट तक लेके जा रहे हैं, तो वहां पे जो हमारा डीसी करंट है वहीं तक खत्म हो जाएगा। मतलब जो डीसी करंट है ये क्या होता है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो डीसी करंट है वो ट्रांसफरेबल नहीं है। और आगे हम बात करें, अगर जो एसी करंट है ये पावरफुल होता है, एसी से आप कुछ भी चला सकते हैं, हेवी हेवी एलिमेंट चला सकते हैं, हेवी पावर के कोई भी डिवाइस चला सकते हैं। और जो इसका डिसएडवांटेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डिसएडवांटेज में आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला है इसका जो शॉक है बहुत ही डेंजरस होता है। अगर एसी का हमें शॉक लगता है तो क्या होता है, वो हमें खींचता चला जाता है, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसका शॉक जो होता है अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब ये अपनी तरफ खींचता है चीजों, और इसको हम स्टोर नहीं कर सकते। वी कांट स्टोर एसी करंट। और जो भी हम स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर, वो कौन सा करंट होता है आपका? डीसी करंट होता है। ध्यान रखना है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है, एसी करंट कांट बी स्टोर। उसके बाद इट कांट बी यूज इन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, बच्चे पूछ रहे होंगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? यहाँ पे ये होता है किसी भी, जैसे मान लो मैं तोड़ रहा हूं NaCl को, मुझे तोड़ना है तो क्या करूंगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में तोड़ूंगा। तो किसी भी आयन को या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को उसके आयन में तोड़ना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रोलाइसिस को या किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम अगर आयन्स में तोड़ पा रहे हैं तो क्या बनेगा आपका? वो बन जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम एसी करंट को वहां पे यूज नहीं करते हैं। ये आपने देखा एसी और डीसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक इज करंट। करंट होता क्या है, कौन सा करंट पढ़ते हैं हम लोग? एसी करंट के बारे में पढ़ते हैं। करते हैं बात इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट इज टोटल चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम में कितने चार्ज ट्रांसफर हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन मान लो हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टर का एक एंड ये है और एक एंड ये है। अगर बोले ए से बी तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चार्ज जा रहा है, तो करंट हमारा बी से ए तक जाएगा। यहां से ए से कितने चार्ज बी पे ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। दैट मीन्स टोटल चार्ज प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। पर सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट का जो फॉर्मूला बनता है I इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई टाइम। चार्ज क्या होता था? N इंटू ई डिवाइड बाई टाइम। ये आपका करंट का फॉर्मूला हो जाता है। और करंट हमारा क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। करंट का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और SI यूनिट एम्पियर, SI यूनिट इज एम्पियर, SI यूनिट हमारा एम्पियर हो जाता है। अब अगर करंट की बात करें तो करंट पे हमने क्या देखा? स्केलर क्वांटिटी है, मींस करंट का डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ नहीं होता है। ये केवल डायरेक्शन होता है क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसके जस्ट अपोजिट में हमारा करंट मूव करेगा। दैट मीन्स करंट पासेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर सभी को?
चलिए आगे चलते हैं, हम इस पे न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आप न्यूमेरिकल काफी आता है। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये होता है, मान लो मेरे पास एक ये चार्ज है Q, इस चार्ज का अपना रेंज है मान लो यहां तक एक पॉइंट P तक। रेंज मतलब क्या होगा, मतलब ये यहां तक कोई चार्ज आएगा तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक चार्ज रखा हुआ है Q0, मतलब 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को इसके रेंज में लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बच्चों के लिए नया टर्म है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। किसी भी यूनिट चार्ज को या किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस चार्ज के रेंज में लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट मीन्स अगर हमें डिफाइन करना हो, क्या बोल सकते हैं, अमाउंट ऑफ work done in bringing a unit charge या bringing a charge from infinity to that point where electric force can be experienced, where electric force can experience, can be experienced। ये क्या बनेगा आपका, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। डेफिनेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन से पेपर में हमेशा क्वेश्चन आएगा। जो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से डिनोट करते हैं, V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है, बोलते हैं 240 का आ रहा है वोल्टेज, 220 आ रहा है, ये क्या है, सारे ये सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहने का मतलब ये है, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है या वोल्टेज ही है। तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे हमें ये देख लेना है कि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, देखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला बनता है V का, V इक्वल टू W बाई Q, वर्क डिवाइड बाई चार्ज। और इसकी जो SI यूनिट होती है, क्या बनती है इसकी SI यूनिट, वोल्टेज। SI यूनिट इज वोल्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से, इसको कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो कई बार इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है, कई बार पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो दोनों में डिफरेंट क्या है थोड़ा समझेंगे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एक पॉइंट का है, एक चार्ज का है। जैसे मैंने कहा एक चार्ज यहां पे है, एक चार्ज मैंने यहां पे ले लिया, तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर मैं तुमसे कहूं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी सेम होता है और दोनों सेम होते हैं। कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। हमने क्या देखा, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में Q देखा। अगर मैं बोलूं VA माइनस VB, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया VAB, मतलब दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस। वी कैन से डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट या टू एंड ऑफ द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला भी सेम बनता है W अपन में Q। तो आप इसके ये जो न्यूमेरिकल बनता है इसका W अपन में Q, इस पे आप न्यूमेरिकल कर लेंगे V इक्वल टू W अपन में। 10th क्लास में पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, आपको घुमाएगा नहीं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। केवल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करें, आपका बोर्ड में मार्क्स अच्छा आने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपका पेपर में एक क्वेश्चन आना ही आना है। ओम्स ने क्या बोला भाई, ओम्स ने ये बोला
कि अगर हम जो हमारा रूम टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, एक्सेट्रा, जो फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना, अगर उसको रखते हैं कांस्टेंट, अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जितना हम वोल्टेज देंगे उतना ही करंट जाएगा। सिंपल सी बात है कि जितना घर में वोल्टेज आएगा उतना ही करंट आएगा। इसका मतलब जो जितना वोल्टेज देंगे उतना ही करंट आएगा। ये हमारा ओम्स लॉ होता है। कब? जब when all physical phenomena remains constant, when all physical phenomena remains constant, जब इसको हमने रख दिया कांस्टेंट, जैक लाइक टेम्परेचर हो गया आपका, प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सेट्रा, इनको अगर आपने रखा कांस्टेंट तो जो आपका वॉल्यूम वोल्टेज होगा प्रोपोर्शनल टू करंट हो जाएगा। V अपॉन में I इज कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आती है R, मतलब V अपॉन में I इक्वल टू R। इसी फॉर्मूला को हम ओम्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ओम्स फॉर्मूला। यहाँ पे R क्या है? R कांस्टेंट है और R को बोलते हैं रेजिस्टेंस। R हो जाता है रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ एसी और डीसी दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। पेपर में कई बार आ जाता है ओम्स लॉ भी एप्लीकेबल फॉर एसी करंट, डीसी करंट, बोथ करंट। आपको ध्यान रखना है दोनों करंट के लिए ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है। आर क्या यहाँ पे? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है भाई? ये आपका रेजिस्टेंस का सिंबल। अभी हम सिंबल एक बार पढ़ेंगे सारा। तो आपने देखा यहाँ पे ओम्स लॉ। अब हम आगे जाने वाले हैं इस ओम्स लॉ का ग्राफ। ग्राफ में क्या होता है, हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस सेम होता है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, ये फिर ये वोल्टेज, ये आपका करंट, ये क्या मिलता है हमसे? इससे रेजिस्टेंस मिल जाता है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना वोल्टेज हम बढ़ाएंगे उतना ही करंट बढ़ेगा। ये है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक पेपर में आया था, लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियां हैं। तो कमियां भी हमने पढ़ा, इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर वेरिएबल फिनोमिना। अगर वेरिएबल फिजिकल फिनोमिना, अगर हमारी जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम एक्सेट्रा चेंज हो रही है तो वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरा, ये डायोड के लिए भी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर सेमीकंडक्टर डायोड। आपको इतना नहीं पढ़ना है, पहला पॉइंट ध्यान रखना है, कौन सा? नॉट एप्लीकेबल फॉर वेरिएबल फिजिकल फिनोमिना। बस ये आपका ओम्स लॉ हो गया। ओम्स लॉ के बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या हो जाता है भाई? रेजिस्टेंस एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट होता है वायर के अंदर, जो करंट पास करने से रोकता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं, इट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन ए वायर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट को फ्लो करने से रोकता है। मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द वायर which opposes flow of current, जो करंट को फ्लो करने से रोकता है। ये आपका हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या देखा? R इक्वल टू V बाई आई। इसकी जो SI यूनिट होती है ओम, ओम ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए ओम, ओम का ये सिंबल है। ये तो हो गया बेसिक रेजिस्टेंस का। लेकिन पेपर में यहां से क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन कहां से आता है देखेंगे। यहाँ पे एक वायर है मेरे पास जिसका लेंथ हमने मान लिया L है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने मान लिया A है, पाई आर स्क्वायर। तो जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है? प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब जितना लेंथ हम बड़ा लेंगे उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तभी देखा होगा कि जितने भी अच्छी क्वालिटी के चार्जर वगैरह आते हैं उनका जो लेंथ होता है छोटा होता है,
कनेक्टर जितना छोटा होगा उतना ही चार्जिंग अच्छी होगी, उतना ही वोल्टेज कंप्लीटली जाएगा, रेजिस्टेंस उसमें कम हो जाएगा। एरिया, एरिया जितना पतला होगा मीन्स जितना कम करेंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जितना हम पतला वायर लेते हैं उतना ही उसके अंदर करंट कम जाता है। देखा होगा आपने, जितने भी हेवी डिवाइसेस होते हैं, जैसे मान लो हमारा एसी हो गया, आपका क्या बोलते हैं गीजर हो गया, हीटर हो गया, उन सब में वायर क्या होता है, मोटे लगे होते हैं। रीजन वहां पे पावर ज्यादा चाहिए होता है, रेजिस्टेंस कम चाहिए होता है। इसीलिए थिकर द वायर लेसर द रेजिस्टेंस एंड मोर द पावर। तो अब हम कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस हमारा बना, क्या बना, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये रो क्या है भाई, रो हमारा है रजिस्टिविटी, रो को हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। यही कांस्टेंट होता है, रो इज कांस्टेंट एंड कॉल्ड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कभी भी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करता, ये नेचर पर डिपेंड करता है किस तरह का वायर है। कॉपर का अलग हो जाएगा, चाहे मैं कॉपर का 1 मीटर का लूं चाहे 2 मीटर का लूं, ये हमेशा क्या होगा, फिक्स रहेगा। रजिस्टिविटी हो गया आपका। अब हम बात करें, इट डू नॉट अल्टर, इट डजंट अल्टर थ्रू लेंथ एंड एरिया। लेंथ और एरिया के चेंज होने से ये अल्टर नहीं करेगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में बताऊंगा। रेजिस्टिविटी से भी क्वेश्चन काफी आते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होते हैं, देखें यहाँ पे एक बार डिफाइन करता हूँ दोबारा। रेजिस्टिविटी क्या पढ़ा हमने, रेजिस्टिविटी R इक्वल टू पढ़ा हमने रो एल बाई ए। अगर हमने लेंथ को ले लिया 1 मीटर, एरिया ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर, तो R किसके बराबर हो गया, रो के बराबर हो गया। कई बच्चे बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं सर रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों सेम है। बिल्कुल सेम है, लेकिन डिपेंड कब करता है, जब हमारा लेंथ 1 मीटर का होगा, एरिया 1 मीटर स्क्वायर का होगा, उस टाइम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर by a wire of unit length having unit cross section area। इसे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ओम मीटर। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया रेजिस्टिविटी। अब इन पे क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो करेंगे फटाफट। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस को हम दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। एक हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज में क्या होगा, करंट पूरे सर्किट के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। इसमें पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। पैरेलल में आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा और सीरीज में क्या होगा, करंट कांस्टेंट रहेगा। तो सीरीज के अंदर जो फॉर्मूला बनता है रेजिस्टेंस ऐड करने का, ध्यान रखेंगे ऐसे। अगर मान लो ये कंबाइंड है, ये सीरीज हो गया आपका R1 R2 R3, उस टाइम जो सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है वो सीधा जुड़ जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बट पैरेलल में क्या होता है, इसमें एक रेजिस्टेंस का दोनों एंड दूसरे रेजिस्टेंस के दोनों एंड से मिलता है, मतलब एंड टू एंड कनेक्शन। ये देखिए यहाँ पे, इसका एक एंड ये है, इससे मिल रहा है, एक एंड इससे मिल रहा है, ये एंड इससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है, मतलब दोनों एंड मिल रहा है। तो किसमें होगा, ये हो जाएगा आपका पैरेलल। तो जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से पेपर में न्यूमेरिकल आ सकते हैं, आप इसको कर सकते हैं। क्लियर सबको। चलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक,
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर हम किसी डिवाइस के अंदर से करंट पास करा रहे होते हैं तो वहां पे जरूर हीट बनता है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी के अंदर। वो हीट कितना लॉस होता है? हीट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू क्या? टी। ठीक है, टाइम। तो जो हीट लॉस हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी, इसी को हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब यहां से फॉर्मूला भी बन जाता है आपका H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और एक और बन जाता है V इंटू आई इंटू टी। न्यूमेरिकल यहां से हीट का बन सकता है, यहां से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अब चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? पावर हमने पढ़ा था क्लास 9th के अंदर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ये हो गया आपका पावर। पावर का फॉर्मूला बनता है हीट अपॉन में टाइम। हीट का फॉर्मूला क्या था? आई स्क्वायर आर टी अपॉन में टी। टी कैंसिल, तो पावर का फॉर्मूला बना आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर, और एक बना वी आई। ये तीन फॉर्मूला बना पावर का। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। न्यूमेरिकल की एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वहां से आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट आपको करा दे रहा हूं, जिससे कि आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ये हो गया लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, डेट इज कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल एनर्जी या कमर्शियल जो एनर्जी होती है, ये हमेशा ध्यान रखना है इसको, किलोवाट आवर में होती है। किलोवाट आवर मतलब पावर का जो फॉर्मूला होगा एनर्जी का, पावर इनटू टाइम। सी का फॉर्मूला होगा पावर इनटू टाइम, बट पावर इसमें होना चाहिए किलोवाट में होना चाहिए, और टाइम किसमें होना चाहिए? हमारा आवर में होना चाहिए। पावर किलोवाट में, टाइम आवर में होना चाहिए। ठीक है, तो आप किलोवाट आवर में भी इसको कर सकते हैं। तो जो भी हमें पावर गिवन होगा, वाट को क्या करेंगे? डिवाइड बाई 1000 करेंगे, ये आ जाएगा आपका किलोवाट। टाइम गिवन होगा वो सेकंड में, डिवाइड बाई करेंगे 600, चला जाएगा आवर में, मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर बच्चों? तो घरों में जो हमारे यूनिट आती है किलोवाट आवर में ही आती है, मतलब 1 वाट या 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, या जूल में कन्वर्ट करें तो 1000 इंटू 3600, इतना 1 किलोवाट आवर में इतनी जूल एनर्जी होती है। कई बार में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 7 जूल। इस तरह से आप क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। अभी तो हमारा थ्योरी पार्ट था पूरा, इसके बाद अभी हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल। इलेक्ट्रिकल सिंबल है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेल का। अभी मैंने क्या कहा था, सेल और बैटरी दोनों एक ही जैसा होता है, बट सेल सिंगल होता है, बैटरी सेल का कॉम्बिनेशन होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे। आपका ये क्या बनेगा? जो बड़ी डंडी होगी वो प्लस का होगा, छोटी वाली माइनस का। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल सेल का। जो बैटरी का है, बैटरी बहुत सारे सेल जोड़ दो आप, क्या बन गया? बैटरी। और प्लग स्विच, स्विच हमेशा ऐसे बनेगा आपका, अगर स्विच के अंदर कोई डॉट नहीं है तो ये ओपन हो जाएगा, और डॉट आ गया तो क्लोज हो गया। ये हो गया वायर ज्वाइंट। ज्वाइंट के अंदर एक छोटा ज्वाइंट लगा दो, ये हो गया ज्वाइंट। विदाउट ज्वाइंट, ज्वाइनिंग वायर क्रॉस करेगा, ये आपको देख रहे हैं इसमें भी डॉट नहीं है। इलेक्ट्रिकल बल्ब, ये आपका बल्ब हो गया। बल्ब का सिग्नल आप ऐसे भी कर सकते हो सिंबल। ये आपका रेजिस्टेंस का हो गया। रेजिस्टेंस दो तरह का होता है, एक होता है वेरिएबल और एक कांस्टेंट। वेरिएबल मतलब बोलते हैं रियोस्टेट, जो चेंज होता रहता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल और रियोस्टेट। ये क्या करना है, रेजिस्टेंस बनाएंगे आप यहाँ पे, और ये एरो शो करेगा कि ये चेंज हो रहा है।
अमीटर के अंदर गोला और ये ए प्लस माइनस, वोल्ट मीटर के अंदर वोल्ट और प्लस माइनस। तो ये चैप्टर पूरा का पूरा फिनिश हो गया आपका। थ्योरी पार्ट पूरा मैंने आपको फिनिश कर दिया है। अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तब तक आप पूरा थ्योरी पढ़िए, किसी को डाउट आता है तो कमेंट करिए, और मैं आपसे कहूंगा पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक, तभी समझ में आएगा। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।